गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आप देखिए, आज हम करेंगे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, है ना। कल ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था और आई थिंक हमने इसका रिड्रेसल शुरू किया था। और रिड्रेसल में फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, है ना। तो यहाँ तक हुआ था। उसके बाद देखिए, जो रिड्रेसल है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 16 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड हाउ विल कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर बी रिड्रेस्ड, कि इनकी जो उसका निपटारा कैसे होता है, इन्वेस्टर्स की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उसका निपटारा कैसे किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने इसमें कर लिया था कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज भी सुनता है और स्टॉक एक्सचेंज भी इनको निपटारा करने की इनकी कोशिश करता है। उसके बाद देखिए, सेकंड आता है कंपनी लॉ बोर्ड, कि जो कंपनी लॉ बोर्ड है वहाँ पर भी जो इनके कंप्लेंट्स हैं उनको सुना जाता है और वहाँ पर एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सेल होता है। देखिए, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है आपकी बुक में। सबसे पहला है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सेल। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सेल, है ना, ये सेल बनाया जाता है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इनकी जो कंप्लेंट्स, जो भी इन्वेस्टर से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं जो उनको इस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जैसे देखो, अगर कंप्लेंट है रिलेटेड टू नॉन रिसिप्ट ऑफ मैच्योर्ड फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कि मैच्योर्ड फिक्स डिपॉजिट हो चुका है लेकिन जो है वो पेमेंट नहीं हुई, तो फिर वो जो इन्वेस्टर है वो कंपनी लॉ बोर्ड की तरफ जा सकता है। फॉर्म नंबर 4 है जो उसको फिल करना होता है। 50 रुपीज़ का डीडी है उनको जो बनवाना होता है, किसके फेवर में ये दिया हुआ है, अकाउंट्स ऑफिसर। और इसके साथ साथ कंपनी लॉ बोर्ड एक फिर ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 45Q, है ना, जो कि फॉर्म नंबर 4 में लिखा है। एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, जो कंपनी है उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको फॉलो करेंगी विद इन द स्पेसिफाइड डेट, जो भी डेट मेंशन है ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविज़न। और अगर वो नहीं करती फॉलो तो फिर उनको पेनल्टी भी मिल सकती है या सज़ा भी मिल सकती है। ठीक है। सेकंड देखो, अगर जो कंप्लेंट है इज़ रिलेटेड टू नॉन रिसिप्ट ऑफ मैच्योर्ड फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पिछले वाला था फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये है अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई कंप्लेंट है कि उनको फिक्स डिपॉजिट नहीं मिल रहा, तो फिर वही सेम चीज़ है कि कंपनी लॉ बोर्ड की तरफ जाएंगे ये, और कंपनी लॉ बोर्ड जाकर जो भी फ़िक्स डिपॉजिट है 50 रुपीज़ का, मतलब जो फ़िक्स डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। और 50 रुपीज़ का जो डीडी है ना, वो इनको डीडी बनवाना पड़ेगा। और फिर कंपनी लॉ बोर्ड एक ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर मिलते ही कंपनी लॉ बोर्ड को, जब ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ CLB, उसका ऑर्डर मिलते ही कंपनी उसको फॉलो करेगी। स्पेसिफाइड डेट में उनकी पेमेंट हो जानी चाहिए, नहीं होगी तो फिर यहाँ पर भी पेनल्टी या पनिशमेंट मिल सकती है। इफ़ द कंपनी, थर्ड कंप्लेंट देखो, अगर कंप्लेंट है नॉन रिफंड ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी विच केम आउट विद वेरियस स्कीम, जैसे प्लांटेशन स्कीम में मनी लगा रखी है, टाइम शेयर टीक स्कीम में लगा रखी है, हॉलिडे रिजॉर्ट में लगा रखी है ना। तो इन्वेस्टर्स की मनी को अगर इनको वापस नहीं किया गया है तो फिर जो भी अफेक्टेड इन्वेस्टर है वो सेबी को अप्रोच करेगा, है ना। ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर वो जाकर इस सेक्शन के अंडर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकता है। और उसके अलावा ये देखो, अगर जो कंप्लेंट है इज़ रिलेटेड टू एनी अदर इशू, इनके अलावा किसी और इशू से है रिलेटेड, तो फिर ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो स्टेट का है उनके पास जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। उसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट आता है पावर टू इन्वेस्टिगेट। तो कंपनी लॉ बोर्ड अंडर सेक्शन 235 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 हैव राइट टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम कर सकती है और प्रॉपर एक्शन ले सकती है ना। और एप्लीकेशन इज़ मेड टू इट नॉट बाय लेस देन 200 मेंबर्स। कंपनी के कम से कम 200 मेंबर्स होने चाहिए, जो कि इस तरह की 200 मेंबर्स होने चाहिए, या जितने भी जिनके पास वोटिंग पावर है उसका 1/10 जो मेंबर्स हैं वो इस तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड के पास एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है विलेशन ऑफ इन्वेस्टर्स राइट एंड ऑब्लिगेशन, है ना। तो जो नो वेरिएशन ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन कैन बी मेड अनलेस 75% ऑफ शेयर होल्डर प्रेजेंट एट ए जनरल मीटिंग, कि जनरल मीटिंग में से कम 75% पर्सन होने चाहिए, 75% मेंबर्स होने चाहिए,
जो कि जो है वो इस तरह का इन्वेस्टर्स के राइट को अगर उसके अंदर कोई चेंज किया गया है या उनको ऑब्लाइज किया जा रहा है तो वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, कि अगर कोई अत्याचार हुआ है किसी भी मेंबर के ऊपर, उसको लगता है, या कोई हार्मफुल कोई एक्ट हुआ है, तो फिर यहाँ पर वो भी कंप्लेंट कर सकता है। और कंपनी लॉ एक्ट 1956 में members of company who have a complaint that the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to the public interest, जो public interest में नहीं है, इस तरह का कोई एक्ट किया जा रहा है, तो कम से कम 100% या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कंपनी लॉ बोर्ड में, है ना। तो ये मेंबर्स जो है वो 100 से कम नहीं होने चाहिए, या जिनकी जो वोटिंग पावर है वो 1/10, है ना, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स, कि कंपनी एक्ट ने कुछ इस तरह की लेजिस्लेटिव प्रोविजंस बनाए हैं जिसके अगेंस्ट अगर उनको कोई कंप्लेंट है तो वो बता देते हैं, स्टेबल में दिया हुआ है कि कहाँ जाना है और कैसे अप्लाई करना है। अगर डिले इन रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी उन्होंने जमा कराई थी अगर उसमें डिले हो रहा है तो सेक्शन 73 ऑफ कंपनी एक्ट, है ना, अमेंडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 1988, उसके अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी कंपनी को फॉर डिलेड बियॉन्ड 90 डेज़। 90 डेज से ज़्यादा अगर हो गए हैं तो उनको 15% का इंटरेस्ट रेट उनको देना पड़ेगा। सेकंड, डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, अगर क्योंकि शेयर्स हमारे ट्रांसफरेबल होते हैं, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे तो सेक्शन 111 कंपनी लॉ एक्ट का इससे रिलेटेड है, तो एक टाइम लिमिट होती है 2 महीने की, है ना, जो प्रोवाइड की जाती है इस इफेक्टिव ट्रांसफ़र के लिए। तो एज पर लिस्टिंग एग्रीमेंट द टाइम लिमिट इज़ ओनली 1 मंथ फ्रॉम द लॉन्चमेंट ऑफ शेयर्स, है ना, तो इसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा रिफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र शेयर, कि रिफ्यूज़ कर दिया, डिले नहीं हो रहा, मना कर दिया, तो ये जो सेक्शन है 22A, इसके अगेंस्ट उनको रीज़न्स बताने होंगे कंपनी को कि वाई दे रिफ्यूज़ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के लिए उन्होंने क्यों मना किया, है ना। तो ट्रांसफ़र कैन बी रिफ्यूज़ ओनली फॉर द स्पेसिफिक रीज़न्स, अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो वो उनको बताना होगा। एंड प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड लॉट्स, कि किसी के पास शेयर हैं वो ओल्ड लॉट्स में हैं, तो अगर उनको इसकी दिक्कत आ रही है तो लिस्टिंग एग्रीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर इशू ऑफ सर्टिफिकेट इन मार्केटेबल लॉट्स, और ओल्ड लॉट्स को अवॉइड करने के लिए डीमेट फॉर्म शेयर्स का प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ना करे। तो देखो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या रिलीफ है। नीड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ ओल्ड लॉट्स, जितने भी ओल्ड लॉट्स हैं उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए और इंश्योर किया जाए कि इश्यू ऑफ शेयर होंगे ओनली इन मार्केटेबल लॉट्स थ्रू कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर और राइट इशू, एंड प्रोविज़न ऑफ एन ओल्ड लॉट ट्रेडिंग सेशन एंड लिस्टिंग आउट ब्रोकर्स विलिंग टू ट्रेड इन ओल्ड लॉट्स, है ना। तो इसकी ज़रूरत होगी कि अगर कोई ओल्ड लॉट्स हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, कंसोलिडेट कर देंगे। इसके अलावा टेक ओवर बिड्स अगर कोई है तो न्यू क्लोज है 40A का, 40B का ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, है ना। अब देखो इसका क्या रिलीफ दिया है कि परचेज़ और एक्विजिशन ऑफ शेयर, कि परचेज़ कर लिए जाए या एक्विजिशन ऑफ शेयर कर दिए जाए जिनकी भी 5% से ज़्यादा नोटिफिकेशन है टू द स्टॉक एक्सचेंज, एक्विजिशन बियॉन्ड 10% प्लस ऑन ऑब्लिगेशन ऑन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफरी एंड इंटरमीडियरी टू नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज, कि वो नोटिफाई भी करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे और पब्लिक को भी इन्फॉर्म करेंगे, एंड ऑफर टू अदर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी टू बाय एट दिस प्राइस और हाईएस्ट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 6 मंथ, कि 6 महीने के अंदर अंदर वो इसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे या एक्शन लेंगे। उसके अलावा देखो इनसाइडर ट्रेडिंग, रिगिंग एंड अदर मेल प्रैक्टिसिंग, अगर इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग की जा रही है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने लास्ट चैप्टर में आपको कराया भी था कि इनसाइडर ट्रेडिंग अगर की जा रही है, रिगिंग है या कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर जो कंप्लेंट है वो सेबी में की जा सकती है, और इसका एक्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992। इन्वेस्टर हैव टू गार्ड, इन्वेस्टर को जो है वो इसकी छूट मिलेगी प्राइस से रिलेटेड और अदर जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उससे रिलेटेड।